नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कंटिन्यू जानेंगे। तो आज की क्लास में हमारी जो ग्रंथि रहेगी उस ग्रंथि का नाम होगा थायराइड ग्रंथि। तो आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट, वो थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसको हिंदी में भी क्या लिखा जाता है? थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्टूडेंट अवटु ग्रंथि होती है, ये कहाँ होती है? ये गले में होती है। सही है। मैंने आपको बताया था, मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूं कि इससे जो पहली ग्रंथियां, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी तंत्र है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करता हूं, इससे हमेशा और हमेशा क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो गले में होती है, इस ग्रंथि से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने स्टूडेंट? दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स, और दूसरा होता है जी कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। इसको मैं लिख देता हूं, थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, ये काम क्या करता है स्टूडेंट? देखिए, इसका जो फंक्शन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, यह है आयोडीन लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। आयोडीन को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स करता है। और दूसरा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है उपापचय क्रियाओं को। और उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? जितनी भी पाचन संबंधी क्रियाएं होती हैं, सरल भाषा में बात करूं तो जितनी भी पाचन संबंधी क्रियाएं होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम, उन सभी को रेगुलेट करने का काम जो करता है, वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स ही करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हार्मोन्स ना ज्यादा अच्छे ना कम अच्छे कैसे होने चाहिए? लेवल में। यदि अधिक हो गए तो भी दिक्कत होगी और कम हो गए तो भी दिक्कत हो गई। अच्छा, कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन्स किसको कंट्रोल कर रहा है जी? आयोडीन को। यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, तो एक रोग होता था और उस रोग का नाम होता था स्टूडेंट घेंगा रोग। क्या नाम होता था? क्या नाम होता था? घेंगा रोग, जिसको गोइटर के नाम से जाना जाता है, या जिसको गवाइटर कहते हैं, या इसी को गलसुआ रोग के नाम से भी जाना जाता था, और यही गलगंड रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। जब कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं थायरोक्सिन से ही तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है स्टूडेंट? तो कौन सा हो जाता है जी? घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर, गलसुआ और गलगंड रोग हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, आइए हम पहले इस थायरोक्सिन हार्मोन्स को क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है,
हाँ भाग रहा है। हाँ देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन्स विजिबल है क्या है? हाँ सही है। थायरोक्सिन हार्मोन्स जो होता है, यदि थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाए, अधिक को कहते हैं हाइपर। क्या कहते हैं? हाइपर। यदि थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको एक टर्म्स में बोला जाता है, क्योंकि हाइपर का मतलब क्या होता है जी? ज्यादा। तो हाइपर थायरोडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपर थायरोडिज्म। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति का जो वजन होता है, वेट कम हो जाता है, और उसके अलावा उसकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो बाहर की साइड हो जाती हैं, बाहर की साइड निकल जाती हैं, आंखों की जो पुतलियां होती हैं। उसके अलावा यदि थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। जब कम होती है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट हाइपो। दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरोडिज्म, एंड दिस इज हाइपोथायरोडिज्म। इसको हिंदी इंग्लिश में सेम कहते हैं, हाइपोथायरोडिज्म। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो वेट होता है वो बहुत अधिक बढ़ने लगता है, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट सारी बातें? क्लियर है ना? हाँ। यस। देखिए, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते थे, एक का नाम होता था थायरोक्सिन और एक का होता था कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, अभी हमने इस क्लास में थायरोक्सिन के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के बारे में। तो आइए हम कैल्सिटोनिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है, देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, कैल्सी, कैल्सी मीन्स कहीं ना कहीं कैल्शियम से संबंध होता होता होगा। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। जब कैल्शियम की मात्रा हमारे ब्लड में हो जाती है तो इस ब्लड से इस कैल्शियम को ट्रांसफर कर देता है बोन्स में। ये किसका फंक्शन होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड टू बोन्स। आपके रक्त से कैल्शियम को कहां पे ट्रांसफर कर देता है? आपकी हड्डियों में ट्रांसफर कर देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? आइए अब हम अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं, और उस ग्रंथि का नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड। हिंदी में भी इसको पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में परा अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट ये भी कहाँ होती है? गले गर्दन में ही पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि होती थी उससे दो हार्मोन्स रिलीज हुए थे, एक थायरोक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। लेकिन हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, इससे मात्र केवल एक ही हार्मोन्स रिलीज होता है, और उसको कहते हैं पैराथायरोक्सिन। क्या होता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स।
सही है जी। अब ये जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा, कैल्सिटोनिन का अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड टू बोन्स, लेकिन इसका काम इसका जस्ट उलट होता है कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन बोन्स टू ब्लड। जब कैल्शियम की मात्रा हड्डियों से कहां ट्रांसफर करता है? ब्लड तक ट्रांसफर कर देता है, बट कैल्सिटोनिन ब्लड से कहां ट्रांसफर करता था? बोन्स तक, बट ये कहां से ट्रांसफर करता है? बोन्स टू ब्लड, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो बात आती है चेस्ट की, और माय डियर, चेस्ट में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस ग्लैंड। क्या होता है जी? थाइमस ग्लैंड। तो आइए अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं, थाइमस ग्लैंड, और इसको हिंदी में भी थाइमस ग्रंथि कहते हैं, और ये कहाँ होती है? चेस्ट में होती है थाइमस ग्लैंड। चेस्ट में एक स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम के पीछे एक स्थान पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड थाइमस। क्लियर है? 7 पसलियां चेस्ट की यहाँ पे, 7 पसलियां यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ रिब्स। इनको बीच में एक हड्डी जोड़ के रखती है, उस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। उस स्टर्नम के पीछे एक स्थान पाया जाता है चेस्ट में, बीचों बीच में, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड, ये जो थाइमस नाम है ना, इसको मैं रिलेट करता हूं कि जितनी भी ब्लड सेल होती है ना, जितनी भी हमारी ब्लड सेल होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, इन सभी का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? थाइमस में ही होता है। और वहां पर एक ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। और स्टूडेंट, इस थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? थाइमोसिन हार्मोन्स। अब ये थाइमोसिन का फंक्शन क्या होता है? स्टूडेंट, यह डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करता है, इट्स कंट्रोल डब्ल्यूबीसी। सर व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है स्टूडेंट व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मींस श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती हैं। हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वो कौन करती हैं? डब्ल्यूबीसी करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डब्ल्यूबीसी कम होंगी, आप ऐसे समझिए, यदि इस थाइमोसिन पे इफेक्ट पड़ेगा, यदि थाइमोसिन कम हो गया, थाइमोसिन, मैंने बोला कि हार्मोन्स ना ज्यादा अच्छे ना कम अच्छे, कैसे होने चाहिए? लेवल में। यदि थाइमोसिन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट? कम हो जाए। यदि थाइमोसिन हार्मोन्स मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी तो कोई भी रोग एंटर कर सकता है, और कोई भी रोग एंटर कर सकता है तो हम उसको कह देते हैं मैनी डिजीज। बहुत सारे रोग एंटर कर जाते हैं, और बहुत सारे रोगों को स्टूडेंट एक बायोलॉजी की टर्म्स में बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। इंग्लिश हिंदी में सेम है, क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। और यदि अधिकता हो गई थाइमोसिन की, अगर अधिकता हो गई, डब्ल्यूबीसी की भी अगर अधिकता हो गई, तो क्या होगा? इसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल ये कतई नहीं है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जी नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। सुना है ना कि अति हर जगह छोड़ देनी चाहिए, तो अति ना ज्यादा की अच्छी ना कम की अच्छी। जब डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है तो इससे भी एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम होता है माय डियर ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को एक बायोलॉजी की टर्म्स में बोला जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं जी? ल्यूकेमिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ ग्रंथियों के बारे में जाना, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना। कुछ ग्रंथियां बसती हैं, तो इसी
वीडियो के अगले पार्ट में वो ग्रंथियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं साथ आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे होता क्या है कि हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपके साथ शेयर हो जाती है और आपको वो देखने को वीडियो मिल जाती है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा साइंस की आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।